आज हम लोग कर रहे हैं एडजुडिकेशन अंडर फेमा एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 पेनल्टीज इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या बोलता है, अगर कोई भी पर्सन कंट्रावीन कर रहा है कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का, रूल्स का, मतलब फेमा एक्ट का, उसका रूल्स का, रेगुलेशंस का, नोटिफिकेशंस का, डायरेक्शंस का, ऑर्डर का, या कोई भी कंडीशंस जिससे ऑथराइजेशन इशू होना था आरबीआई से, तब वो एडजुडिके ही शैल अपन एडजुडिकेशन, फिर वो मतलब उसको एडजुडिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड ही शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी। पेनल्टी कितना होगा, अगर अमाउंट 3 भाग में डिवाइड है, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो, और या फिर अगर कंट्रावेंशन जो है कंटिन्यूइंग वन है तो। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो अप टू 2 lakhs। और अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूइंग वन है, मतलब वो वापस 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 करे जा रहे, तो फर्दर पेनल्टी लगेगा जो विच में एक्सटेंड टू 5,000 पर डे। तो ये जो है जनरल प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी कंट्रावेंशन करता है एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, नोटिफिकेशन का, डायरेक्शन का, या ऑर्डर्स का, या फिर कोई भी कंडीशंस का जो आरबीआई के द्वारा निर्मामित है, और तो वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए अपन एडजुडिकेशन। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल है, इसका मतलब तुम अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकता है, पता चल सकता है कि कितना अमाउंट का डिफ़ॉल्ट किया है, तब उस केस में अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। अगर नहीं है अमाउंट क्वांटिफाइबल तो अप टू 2 lakhs। अगर कंट्रावेंशन जो है कंटिन्यूइंग वन है तो फर्दर पेनल्टी लगेगा विच में एक्सटेंड टू 5,000 पर डे। ओके, उसके बाद दूसरा क्या इसमें क्या है 1A में, कि बोलता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, ये फाउंड किया गया कि अगर कोई पर्सन अक्वायर किया है 3 चीज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, ऑफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 1 करोड़। ठीक है, अगर कोई पर्सन अक्वायर किया है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया है, उसको अक्वायर किया है जिसका एग्रीगेट वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड उसका वो कंट्रावीन किया है, तब उसके ऊपर, मतलब उल्लंघन किया है, तब उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। अगर याद रखना इस सेक्शन में पेनल्टी लगता है, पेनल्टी लगेगा अप टू 3 टाइम्स दी सम इन्वॉल्व एंड साथ में उसका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना इंडिया में, ठीक है, उतना वैल्यू का प्रॉपर्टी को इंडिया में जब्त कर लिया जाएगा। मतलब अगर कोई पर्सन समझो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर अक्वायर कर रहा है और जिसका वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तब उस केस में उसको, उसके ऊपर सबसे पहला बात तो पेनल्टी लगेगा 3 टाइम्स दी अमाउंट इन्वॉल्व एंड साथों साथ जितना वैल्यू का वो कंट्रावेंशन किया है उतना वैल्यू का कॉन्फिस्केशन, मतलब इतना वैल्यू का प्रॉपर्टी इंडिया में कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, समझा, जब्त कर लिया जाएगा। एंड अगर कोई पर्सन अक्वायर किया है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया जिसका एग्रीगेट वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए, तब उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेकमेंड कर देगा उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन। एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को भी सेटिस्फाइड है कि उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए, तब डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट उस डायरेक्ट कर देगा प्रोसिक्यूशन करो बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेन। ठीक है, क्रिमिनल कंप्लेन। अच्छा, ये कौन फाइल करेगा अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन, कौन फाइल करेगा, बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। एक चीज़ याद रखे कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में बहुत सारा लेवल्स, सर्टेन लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स होता है, जिसमें से एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन कौन फाइल करेगा, बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, और साथों साथ उस पर्सन के ऊपर फर्दर पेनल्टी लगेगा, फर्दर पेनल्टी, फर्दर फाइन लगेगा, और साथ में वो जेल भी जा सकता है अप टू 5 years। ठीक है, और कोई भी कोर्ट
कॉग्निजेंस नहीं लेगा इस ऑफेंस का एक्सेप्ट जब तक कंप्लेन इन राइटिंग ना मिल जाए बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इसमें बोलबाला किसका है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इतना तक। तो 1A में क्या है बोला है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर अगर कोई भी पर्सन अक्वायर करता फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी, तो इसमें सीधा से ये बोला है कि अगर कोई भी पर्सन अक्वायर करता फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 1 करोड़, तब पहला चीज़ उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा जो अप टू 3 टाइम्स होगा ऑफ द सम इन्वॉल्व, एंड साथ में उसका कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा ऑफ द वैल्यू इक्विवेलेंट जो इंडिया में सिचुएटेड है। बाहर का हम कैसे कॉन्फिस्केट करेगा, और साथों साथ अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सही लगे तो वो रेकमेंड कर सकता है इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को अगर सेटिस्फाइड है तो वो डायरेक्ट कर सकता है प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेन, ठीक है, अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन। एंड साथ में उस पर्सन के ऊपर एडिशनल पेनल्टी भी लग सकता है जो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन। एंड कोई भी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट कंप्लेन इन राइटिंग मेड बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एडजज कर रहा है पेनल्टी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एडजज कर रहा है कंट्रावेंशन अंडर सबसेक्शन 1, इसमें जब एडजज कर रहा है कंट्रावेंशन तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी करेंसी सिक्योरिटी मनी प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, एंड वो कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। फर्दर जो भी डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग है या तो उसको इंडिया में लाया जाए या तो फिर इंडिया के बाहर ही रखा जाए, मतलब वो जैसे बोलेगा वैसे होगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एडजज करेगा कंट्रावेंशन अंडर सबसेक्शन 1, दिस इज अंडर सबसेक्शन 1, एक सेकंड, दिस इज अंडर सबसेक्शन 1। जब एडजज करेगा पेनल्टी कंट्रावेंशन अंडर सबसेक्शन 1 तब वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी करेंसी सिक्योरिटी मनी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रावेंशन है उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा, उसको कब्जा कर लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देगा। और फर्दर जो भी डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग है ना वो या तो इंडिया में रखा जाए या इंडिया के बाहर रिटेन किया जाए। अच्छा, ये जो हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ना, तो इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है? डिपॉजिट्स इन बैंक भी इंक्लूडेड है, इनफैक्ट इंडियन करेंसी भी इंक्लूडेड है व्हेन द सेड प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू दैट करेंसी। तो दो चीज़ याद रखना, डिपॉजिट्स इनटू बैंक भी एक प्रॉपर्टी के अंदर आता है, प्लस जो इंडिया का करेंसी है जब तुम सेट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लेगा इन दैट करेंसी तब इंडिया का करेंसी भी इंक्लूडेड है। तो इसको याद रखने का तरीका, पहला तो एक जनरल वो पॉइंट हो गया 3 times वाला, जनरल पनिशमेंट हो गया 3 times वाला, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका हो गया 3 times, देखो यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 3 times, ठीक है। फिर 1 करोड़, ये 1 करोड़ मत बोलो, इसमें कॉन्फिस्केशन बोलो तो याद रहेगा, कॉन्फिस्केशन। फिर आ गया क्रिमिनल कंप्लेन, फिर आ गया इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फिर आ गया बॉट या तो बॉट बैक टू इंडिया या फिर रिटेन आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्रोविजंस ऑफ एक्ट का
रूल्स का, रेगुलेशंस का, डायरेक्शंस का, कंडीशंस का, जो भी आरबीआई ऑथराइज किया है उसका अगर उल्लंघन करता है तो उस पर पेनल्टी लगता है। पहला चीज़ तो इसमें पेनल्टी लिखा हुआ सब जगह। हम एडजुडिकेशन करता ही किसका है? पेनल्टी का करता है। सो एडजुडिकेशन करता ही किसका है? पेनल्टी का करता है, याद रखना। सो बेसिकली तो उस पर पेनल्टी लगेगा 3 टाइम्स दी सम इन्वॉल्व, ठीक है। अगर वो अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपया, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो फर्दर पेनल्टी है 5,000 पर डे, ठीक है। फिर अगर कोई भी पर्सन अक्वायर कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, उसको अगर वो अक्वायर कर रहा है जिसका एग्रीगेट वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तब उस केस में वो लायबल होगा। पहला बात तो 3 टाइम्स दी अमाउंट इन्वॉल्व पेनल्टी का, एंड प्लस कॉन्फिस्केट कर लेगा वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में जो भी सिचुएटेड है उसका उतना का वो कर लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा। फिर आ गया क्रिमिनल कंप्लेंट। नाउ इससे रिलेटेड, हाँ, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सही लगता है तो वो रेकमेंड कर सकता है तुम्हारा प्रोसिक्यूशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्ट कर सकता है प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और ये कौन करेगा? बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड फर्दर वो अगर ये सब किया है, अक्वायर किया है बाहर, तब उस केस पे उस पर इम्प्रीजनमेंट भी लगता है अप टू 5 years प्लस फाइन भी लगता है, ठीक है। और अगर वो सेक्शन 1 में जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडजज कर रहा है सेक्शन 1 में, तब सब सेक्शन 1 में तो जो भी करेंसी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी है उसको बोल सकता है कि कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, या फिर बॉट बैक टू इंडिया या रिटेन आउटसाइड इंडिया। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या आ गया? 2 चीज़, इंडियन करेंसी वेर दी सेट प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू दैट करेंसी, अगर उस प्रॉपर्टी को तुम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिए, या फिर डिपॉजिट्स इनटू द बैंक व्हेन द सेट प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू सच डिपॉजिट्स या एनी अदर प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है सेक्शन 14। अब ये तो पेनल्टी एडजज कर दिया, बोल दिया कि तुम्हारे पे इतना पेनल्टी लगेगा, तब लेकिन ये अभी इस ऑर्डर को एनफोर्स कैसे करेगा? तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर पेनल्टी लगा है वो अगर 90 डेज के अंदर पेनल्टी का अमाउंट नहीं पे करता है, तब उसके ऊपर सिविल इम्प्रीजनमेंट लग जाएगा, ठीक है। तब उसके ऊपर सिविल इम्प्रीजनमेंट लग जाएगा। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको सो कॉज नोटिस इशू करेगा, और सो कॉज नोटिस इशू करके उससे पूछेगा कि क्यों तुमको सिविल प्रिजन में ना भेजे, ठीक है, क्यों तुमको जेल ना भेजे। और कुछ कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे सो कॉज नोटिस नहीं भेजेगा, डायरेक्टली उसको जेल के अंदर डाल देगा। जब वो डिफ़ॉल्टर जो है ना, डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र किया था, कंसील किया था, रिमूव करने की कोशिश कर रहा है प्रॉपर्टी, या रिफ्यूज़ कर रहा है कि हमको पैसा नहीं देना है, मेरा कोई गलती नहीं है, तब उस केस में। और कुछ कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्टली वारंट इशू कर सकता है। डायरेक्ट देखो, उसमें भी रोल था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, इसमें भी डायरेक्टली अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है अगर जो डिफ़ॉल्टर है वो लाइकली टू एब्सकॉन्ड विद इन दी लोकल लिमिट्स, ठीक है, वो अगर भागने का फिराक में है तब उसको अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है, ठीक है। उसको सो कॉज नोटिस इशू किया या कुछ भी किया, वो तो अपीयर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ तो भी अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। ये अरेस्ट वारंट जो है ना, अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी एग्जीक्यूट कर सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन में वो डिफ़ॉल्टर पाया गया था। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही करेगा, दूसरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कर सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन में वो डिफ़ॉल्टर पाया गया है। जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास बुलाया जाएगा विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट।
अगर डिफ़ॉल्टर अमाउंट पे कर देता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड जो भी पर्सन डिटेन किया गया है सिविल प्रिजन में वो डिटेन रहेगा। अगर उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो अप टू 3 years, या उससे कम है तो अप टू 6 months। ओके, तो इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले जो भी पर्सन है जिसके खिलाफ पेनल्टी एडजस्ट हुआ गया है उसको 90 डेज में पेमेंट कर देना चाहिए। अगर 90 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर सिविल इम्प्रीजनमेंट के लिए वो लायबल है। ठीक है, सिविल इम्प्रीजनमेंट करने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहले उसको शो कॉज नोटिस इशू करेगा और उससे पूछेगा कि क्यों तुमको जेल नहीं भेजना चाहिए। कुछ कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे वो सोकोस नोटिस नहीं इशू करेगा। अगर डिफ़ॉल्टर जो है डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र, कंसील, रिमूव करता है प्रॉपर्टी या रिफ्यूज़ करता है टू पे दी पेनल्टी। कुछ कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे वो सीधा सोकोस वोकोस को छोड़ो, सीधा वो अरेस्ट वारंट इशू कर देगा अगर उसको ऐसा लगता है कि डिफ़ॉल्टर जो है वो भागने वाला है। अगर सो कॉज नोटिस इशू करने के बाद भी वो अगर अपीयर नहीं होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो भी उसके खिलाफ और अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। ये अरेस्ट वारंट अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी एग्जीक्यूट कर सकता है जिसका जुरिस्डिक्शन में वो डिफ़ॉल्टर पाया गया था। जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेश किया जाएगा विद इन 24 hours ऑफ अरेस्ट। अगर वो अमाउंट पे कर देता है फुल अमाउंट तब उसको छोड़ दिया जाएगा। एंड जो भी पर्सन डिटेन किया गया है उसको डिटेन करके रखा जाएगा। अगर तुम्हारा उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो अप टू 3 years, एंड अगर कम है तो 6 months। याद रहेगा। सो बट बिना देखे बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले तो 90 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। अगर 90 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 90 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो ही इज़ लायबल फॉर सिविल इम्प्रीजनमेंट। सबसे पहले जेल भेजने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको सो कॉज नोटिस भेजेगा और उससे पूछेगा क्यों तुम्हारी पे तुमको जेल नहीं भेजना चाहिए। उसको कोई कोई केसेस ऐसा है जहाँ पे सो कॉज नोटिस नहीं इशू किया जाएगा। अगर वो अपना प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहता है, वो अगर अपना प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र करना चाहता है, या फिर वो बोल देता है कि नहीं हम अमाउंट नहीं पे करेगा। कुछ कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे डायरेक्टली उस पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है अगर वो भागने का फिराक में है तो। एंड अगर तुम उसको सोकोस नोटिस भेजा, वो अगर अपीयर नहीं होता है तो भी उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है। ठीक है, जब उस पर अरेस्ट वारंट इशू किया उससे 24 hours के अंदर वो पेश किया जाएगा तुम्हारा बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर वो अमाउंट पे कर देता है फुल अमाउंट तो उसको छोड़ दो। तो एक बार जो पर्सन रिटेन हो गया वो डिटेन रहेगा, डिटेन हो गया तो उसको डिटेन रखा जाएगा। कब तक? अगर उसका जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 3 साल तक, अगर कम है तो 6 महीना तक। ओके, सेक्शन 14A सिंपल सा सेक्शन है, पावर टू रिकवर अरियर्स ऑफ पेनल्टी। मतलब जैसे होता था ना इनकम टैक्स एक्ट में, GST एक्ट में, जहाँ पे रिकवरी ऑफिसर जाता है, कुछ कुछ करता है, वो रिकवर करने की कोशिश करता है पेनल्टी। सिमिलरली ये एडजुडिकेशन अंडर फेमा में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑथराइज कर सकता है कोई भी ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा कि जाओ पेनल्टी रिकवर करो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी सर्व्ड ऑन हिम। ओके, एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का सेम पावर होगा जो IT एक्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर्स का रहता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सिंपल सा सेक्शन। रिकवरी ऑफिसर इसमें कौन होगा? इसमें होगा ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। एंड वो रिकवर करेगा विद इन 90 डेज। 90 डेज कहाँ से? जिस दिन उसको नोटिस मिला, जिस दिन तुम उसको मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको नोटिस जिस दिन वो नोटिस देता है कि तुमको पेनल्टी पे करना, उस दिन से 90 डेज। ठीक है, और इसका सेम पावर रहेगा जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का रहता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फिर पावर टू कंपाउंड, देखो 2 सीन हो सकता है, या तो
देखो अब तुम्हारे पे पेनल्टी लग गया, या दो चीज कर सकते हैं, या तो तुम कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं या तो तुम अपील के लिए जा सकते हैं। तुम दोनों नहीं कर सकते, या तो तुम कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं या तो तुम अपील के लिए जा सकते हो, तुम दोनों नहीं कर सकते हैं। तो अगर तुम कंपाउंडिंग के लिए जाता है, इसका तुम डिटेल में पढ़ेगा, तो कंपाउंडिंग कौन कौन कर सकता है। पहला चीज, कुछ कुछ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है, कुछ कुछ अमाउंट्स वो रहता है, उन लोग कर सकते हैं, या आरबीआई का कुछ कुछ ऑफिसर्स लोग रहता है, उन लोग कर सकता है। कब तक करेगा? विद इन 180 डेज। एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग भी इनिशिएट नहीं हो सकता। याद रहेगा, कौन करेगा? विद इन 180 डेज, मतलब इसमें टाइम लिमिट है। तुम अगर कंपनीज एक्ट पढ़ेगा ना, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है जहाँ तक हमको ऐसे रिकॉल हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट है कि 180 दिन के अंदर उसका कंपाउंडिंग हो जाना चाहिए। एंड एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा। अब ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, ये इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। कब ये इंक्वायरी होल्ड करेगा? ऐसे ही जाके बैठ जाएगा क्या इंक्वायरी होल्ड करने? नहीं, इसको कंप्लेन इन राइटिंग मिलेगा बाय एन ऑफिसर ऑथराइज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय सीजी। मतलब सीजी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, जो कि उस ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, और वो ऑथराइज एक कंप्लेन देगा इन राइटिंग। तब उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी शुरू करेगा। अगर कोई भी प्रेजेंट करना चाहता है केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो कौन कौन प्रेजेंट करेगा? वो पर्सन खुद कर सकता है, या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, कोई सीए कर सकता है। याद रखना, इसमें सीएस और सीएमए का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कौन कर सकता है? पर्सन कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, या फिर कोई सीए कर सकता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का सेम पावर रहेगा जो कि सिविल कोर्ट का है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिस्पोज कर देगा। कब तक? कंप्लेन जिस दिन उसको मिला उससे 1 साल के अंदर वो डिस्पोज कर देगा। अगर वो डिस्पोज नहीं करता है 1 साल के अंदर, तो रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग कि क्यों देरी हुआ। तो सिंपल सा सेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। कब? ऐसे ही जाके नहीं करेगा, उसको कंप्लेन इन राइटिंग मिलेगा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय एन ऑफिसर जो ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अगर कोई केस प्रेजेंट करना चाहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन, लीगल प्रैक्टिशनर या सीए कर सकता है। इसका सेम पावर होगा जो कि सिविल कोर्ट का होता है। एंड ये कब तक डिस्पोज कर देगा कंप्लेन? विद इन 1 ईयर ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लेन। एंड अगर ये उस टाइम तक डिस्पोज नहीं किया तो रीजंस बताएगा कि क्यों देरी हुआ। ओके, उसके बाद 3 सेक्शन है अपील का जो हम साथ साथ करता है। सेक्शन 17, 19 एंड 35, दैट इज अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, अपील टू एपीलेट ट्राइब्यूनल, अपील टू हाई कोर्ट। बेसिकली क्या होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का तुम अगर ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एनी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और वो कौन पर्सन हो सकता है? या तो असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर हो सकता है ऑफ एडजुडिकेटिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो अपील फाइल कर सकता है स्पेशल डायरेक्टर्स अपील को विद इन 45 डेज। मतलब कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। अगर तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर से खुश नहीं है, तो तुम तुम स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास जाता है, उसका ऑर्डर से खुश नहीं है तो एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाता है, उसका ऑर्डर से खुश नहीं है तो तुम हाई कोर्ट के पास जाता है। तो कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो या तो असिस्टेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए या तो डिप्यूटी डायरेक्टर होना ही चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा? या तो असिस्टेंट डायरेक्टर या तो डिप्यूटी डायरेक्टर। वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को विद इन 45 डेज, एंड फर्दर एक्सटेंशन उसको मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। फिर स्पेशल डायरेक्टर ऑर्डर सुनाने से पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड वो ऑर्डर को
कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है अपील को, मतलब ऑर्डर को या तो बोलेगा सेम ऑर्डर है, या तो मॉडिफाई कर सकता है या तो सेट असाइड कर सकता है। और साथों साथ जो भी वो ऑर्डर पास करेगा उसका जो कॉपी है वो पार्टीज टू अपील को देगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा। इसका सेम पावर्स होगा एज ऑफ सिविल कोड। तो कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, या तो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो अपील फाइल कर सकता है स्पेशल डायरेक्टर अपील को विद इन 45 डेज एंड फर्दर एक्सटेंशन उसको मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। एंड स्पेशल डायरेक्टर ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा, ऑर्डर वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, और ऑर्डर का जो भी कॉपी है वो पार्टीज टू अपील को देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा, उसका सेम पावर्स होगा एज ऑफ सुप्रीम सिविल कोड, राइट। उसके बाद आता है अपील टू एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो इसमें कौन अपील कर सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर सकता है या कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर अपील से, या कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी अदर देन असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। इन लोग अपील फाइल कर सकते हैं एपिलेट ट्राइब्यूनल को विद इन 45 डेज एंड फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। तो सबसे पहले कौन कौन अपील फाइल कर सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद फाइल कर सकता है अपील, और कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्पेशल, ठीक है, इन लोग अदर देन जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब वो एडी या डीडी होगा तब तो सबसे पहले वो एसडी को अपील फाइल करेगा, लेकिन अगर वो अदर देन एडी या डीडी है तो वो डायरेक्टली एपिलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। तो कोई सीजी कर सकता है, कोई भी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, या कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। नॉर्मली तो उन लोग किसको अपील फाइल करता है, एसडीए को पहले, लेकिन अगर वो अदर देन एडी या डीडी है तो वो डायरेक्टली एपिलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज, फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। जो भी पर्सन अपील फाइल कर रहा है उसको कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना होगा जो नोटिफाइड बाय सीजी है। अगर एपिलेट ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि डिपॉजिट से उस पर्सन को हार्डशिप, अनड्यू हार्डशिप होगा, तब वो डिस्पेंस भी कर सकता है विद सच डिपॉजिट। फिर वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा, ऑर्डर वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या सेट असाइड भी कर सकता है। ऑर्डर का कॉपी पार्टी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एसडी अपील्स को देगा, ऑर्डर वो 180 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा, अगर नहीं करता है तो वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग। तो कौन अपील फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, या कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एसडीए, या कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एए अदर देन एडी या डीडी, वो डायरेक्टली अपील फाइल कर सकता है एटी को 45 डेज के अंदर, फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। जो भी पर्सन अपील कर रहा है वो डिपॉजिट करेगा अमाउंट जो नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एटी को ऐसा लगता है कि डिपॉजिट से अनड्यू हार्डशिप होगा तो वो डिस्पेंस कर सकता है कि मत करो, और ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा, ऑर्डर का कॉपीज पार्टीज एपिलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एसडी को भेज देगा।